जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा, इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 को चालू किया गया है। जो चैप्टर नंबर 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी जो हम बात करेंगे जनता की बगावत, यानी कहे तो लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है। तो वो एक कड़ी है 1857, यानी कहे तो 1857 इसके बाद की बात कर रहा है और इससे पहले की बात कर रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये 1857 आखिर क्या है, ये कड़ी क्यों माना गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो 1857 आपको दिख रहा है, यह एक मतलब अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध किए गए थे, यानी कहे तो विद्रोह हुआ था। और ये कौन किया था? ये भारत के लोग, यानी कहे तो सिपाहियों के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध के विभिन्न कारण थे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये युद्ध को हम नाम से जानते हैं, यानी कहे तो इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। संग्राम के नाम से इसे हम जानते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, ये जो युद्ध है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों इसे कहेंगे, क्योंकि बताए आपको, जब बात करेंगे अंग्रेज के द्वारा, जब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया, उसके बाद यहाँ पर अपना पूरी तरह से यहाँ सत्ता स्थापित कर लिया और यहाँ के भारतीय लोगों को गुलाम बना लिया था। तो कब से कब तक ये भारत को अपने गुलाम के जंजीरों में रखा है, इसके बारे में जानते हैं। यानी कहते तो 1757 से लेकर उसके बाद जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता, यानी कहते तो 1947 ईस्वी तक, यानी कहते जब हमारा देश आजाद होती है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तब तक भारतीय लोगों को ये अंग्रेज जो था वो गुलाम बना के रखे हुए था और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर ये अपना कब्जा कर रखा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जो नवाब होते थे उनसे युद्ध करके उनका क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता था। तो ऐसा किए हुए था। तो वही बीच में मतलब भारतीय लोगों को विभिन्न कठिनाइयों को झेलना पड़ा, यानी कहे तो भारत के लोगों पर अब अपने हिसाब से मतलब नियम लागू करते थे। जैसे में बात करेंगे, जो कृषक वर्ग थे उससे राजस्व अत्यधिक प्राप्ति करता था। जो आदिवासी लोग थे उनको वन कानून लगा दिया था और अपने अनुसार उनके फैक्ट्रियों में काम करवाता था, यानी अंग्रेज अपने फैक्ट्री में काम करवाता था। उसके बाद वन में अपने जरूरतमंद जो लकड़ियां होती थी उसका मतलब पेड़ लगाता था, जिससे उसको अत्यधिक मतलब लकड़ियां प्राप्त हो। इसलिए उसके बाद भारतीय लोगों से कहे तो अपने हिसाब के यानी अनुसार जो उनको जरूरत होती थी वो फसलें उगवाता था। जैसे में बात करेंगे गेहूं, अफीम, कपास, नील, उसके बाद बात करेंगे ये तंबाकू जो देख रहे हैं जिसे हम बीड़ी कहते हैं, वो ये भारतीय लोगों से उगवाता था और इसे अपने देश ले जाकर बेचता था। तो विभिन्न रूपों से भारतीय लोगों को ये अपने अधीन कर रखा था। और इसी में जब भारतीय लोगों की इसके विचार मतलब अच्छा नहीं लगा और तो और भारतीय लोगों को के धर्म को भी भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया था। इसलिए सैनिक विद्रोह के नाम से भी हम इस युद्ध को जानते हैं। कहे तो पहले अंग्रेज के द्वारा मतलब जो सैनिक यानी कहे तो भारतीय सैनिक को भी मतलब रखा जाता था, अंग्रेज अपने क्षेत्र में रखता था और उसके मतलब अंग्रेज के अधीन काम करता था सैनिक के रूप में। तो उस समय मतलब हथियार जो था उस पर कारतूस गाय और सुगर के चर्बी को मिलाकर लगाया गया था और इसी के कारण ये युद्ध शुरू हुआ था। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो आज हम जानेंगे मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह, यानी कहे तो ये विद्रोह के बारे में जानेंगे। मेरठ से दिल्ली तक के विद्रोह, यानी कहे तो 1857 की जो क्रांति होती है वो मेरठ से शुरू होकर ये दिल्ली तक कैसे फैलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद कहे तो आपको जानेंगे हम ये स्वरूप, यानी इस युद्ध के स्वरूप के बारे में। उसके बाद इस युद्ध के कारण के बारे में, यानी कहे तो ये एक ही कारण से नहीं, विभिन्न कारणों से ये युद्ध हुआ था, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे इस युद्ध का प्रारंभ कब होती है, इसके बारे में।
उसके बाद जानेंगे विस्तार, यानी इस युद्ध का विस्तार कहां से कहां तक हुई है इसके बारे में। उसके बाद इस युद्ध के असफलता का कारण भी जानेंगे, यानी जब ये युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तो कही जाती है, लेकिन यहाँ पर भारत देश आजाद नहीं हुआ था, ये असफल रहा था ये युद्ध। तो इसके कारण को जानेंगे। उसके बाद इस युद्ध के परिणाम के बारे में जानेंगे, यानी कहे तो युद्ध के बाद क्या परिणाम आते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको बता दें, पिछले वीडियो में बताए थे, जो अंग्रेज के द्वारा अब लोगों की सत्ता को छीना जाता था, कैसे छीना जाता था, तो जो बात करेंगे, मतलब उस समय के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो लाल किला जो दिल्ली में अभी वर्तमान में स्थित है वहां पर रहते थे, और इनके कहे तो ये डलहौजी का आदेश दिया गया था। जब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इनके परिवार को अब इनके लाल किला से हटाकर अब अलग क्षेत्र में इनको स्थापित किया जाए, और ये भी जो यानी जो लाल किला है वो अब अंग्रेज के अधीन में आ गया था, अब वहां पर अंग्रेज काम करेगा। उसके बाद कैनिंग आए, जो लॉर्ड कैनिंग जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बताया कि बहादुर शाह जफर के बाद यानी मृत्यु के बाद अब इनके परिवार को अब मुगल वंश के वंशज नहीं माना जाएगा, यानी अब वंशज मानने से भी इनकार कर दिया था, ऐसा अंग्रेज का नीति आया था। उसके बाद बात करेंगे अंग्रेज के द्वारा समाज में भी सुधार करने की प्रक्रिया की गई थी, यानी कहे तो अब उनके अनुसार मानना था कि अब समाज में भी कुछ मतलब सुधार किया जाए, इसलिए उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये सती प्रथा एक कुप्रथा थी, इसलिए इसको अंग्रेज के द्वारा अंत किया गया था। तो अंत कौन किया था, तो सती प्रथा का अंत, यानी कहे तो सती प्रथा, इसका अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। ने इस प्रथा का अंत किया था। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा मिला था। तो ये सती प्रथा तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जिस स्त्री का पति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसी के साथ ये स्त्री को भी जला दिया जाता था जिंदा, तो इसलिए ये एक कुप्रथा है, यानी कहे तो कुप्रथा है। तो ये एक कुप्रथा है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का मतलब अंग्रेज के द्वारा बढ़ावा दिया गया था समाज में। उसके बाद जो बाल विवाह होता है, यानी क्या तो कम उम्र में जो मतलब लड़के की शादी होती है, लड़कियां की जो शादी किया जाता था, उसका अंत अंग्रेज के द्वारा किया गया था, यानी क्या तो समाज में विभिन्न बदलाव किए गए थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे जो जो भारतीय सैनिक होते थे उनको बर्मा युद्ध के लिए अब समुद्र के पार ले जाया जाता था, तो इसलिए यहाँ पर बगावत होती थी, यानी भारतीय जो सैनिक होते थे वो समुद्र पार करने से इनकार करते थे, यानी मानना है, यानी भारतीय लोगों यानी कहे तो भारतीय लोग ऊपर से हिंदू लोग का मानना था कि समुद्र पार करना सनातन धर्म के लिए एक मतलब कहे तो अछूत माना जाता था, यानी कहे तो पाप माना जाता था इसको। तो इसलिए जो भारतीय सैनिक होते थे वो समुद्र के उस पार बर्मा युद्ध के लिए जाने से इनकार कर दिए थे। तो उस समय तो बात करेंगे अंग्रेज की चलती थी, यानी अंग्रेज पूरे तरह से भारतीय लोगों को गुलाम बना रखा था ना, तो इसलिए अब अंग्रेज यहाँ पर नीति लाई, अगर जो अंग्रेज के अधीन काम कर रहा है, यानी कोई भी मनुष्य अगर काम करता है तो किस लिए काम करता है, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करता है, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाने के लिए काम करता है। तो इसलिए जो सैनिक होते थे ये काम करने से इनकार कर दिए थे, तो अंग्रेज के द्वारा मतलब एक प्रथा लाई गई थी और बताया गया था उस प्रथा में अगर जो भी मतलब व्यक्ति अंग्रेज के बातों को नहीं मानेगा उसको यहाँ सैनिक पद से हटा दिया जाएगा और उसको 10 साल की सजा दी जाएगी, यानी कहे तो 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी, यानी कहे तो
बात न मानने पर दंड दिया जाएगा सैनिकों को। तो ऐसा काम किया गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे मतलब विद्रोह का रूप ले लिया, और ये एक सैनिक ही विद्रोह नहीं, यानी क्या तो जन विद्रोह का रूप ले लिया था। तो जन विद्रोह का भी विभिन्न कारण है, जैसे में बात करेंगे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, उसके बाद तत्कालिक कारण, और भी विभिन्न कारण आए थे। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर सैनिकों के द्वारा जो राइफल के बारे में बताया, जो गाय शुगर की चर्बी का प्रयोग किया गया था राइफल के मतलब कारतूस पर। यानी क्या तो पहले से एक वेस्ट ब्राउन नाम के राइफल होते थे सैनिक के पास, उसको हटाकर अब इनफील्ड राइफल आ गया, इनफील्ड राइफल दिया गया था मतलब सैनिकों को। और उस राइफल में के नोक की बात करेंगे, यानी गोली गोली होती है ना इस तरह से, यानी क्या तो गोली इस तरह से होती है, और इसके ये जो नोक दिख रहा है इस पर गाय और शुगर की चर्बी को मिलाकर इस पर कारतूस लगाया जाता था। यानी देखते होंगे अभी कलम खरीदते हैं तो कलम में देखते हैं जो उसका जो नोक होता है उस पर एक रबर का मतलब बॉल लगा हुआ था होता है, और वो तो आसानी से हाथ से निकल जाती है। लेकिन ये जो गोली होती है जो अंग्रेज के द्वारा मतलब भारतीय सैनिक को दी जाती थी, वो हाथ से नहीं निकलती थी। जब तक इसको दांत से नहीं निकाला जाए तब तक ये जो मतलब जो कारतूस होती थी वो नहीं निकलती थी। तो कुछ जो भारतीय मतलब जो सैनिक होते थे, जो भारतीय सैनिक, वो मतलब ये जो सैनिक होते थे ये इस बंदूक को लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए अब मतलब विद्रोह भी हुआ था। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और इस मतलब बंदूक को लेने से इनकार कौन किया था, तो एक सैनिक थे, यानी क्या तो मंगल पांडे, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे मंगल पांडे, जो 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, यानी क्या तो 34वें रेजिमेंट। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे और इन्होंने बंदूक लेने से इनकार कर दिया था। तो इनके और अंग्रेज के बीच भी युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले स्वरूप के बारे में, यानी जो मेरठ से दिल्ली तक ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कहते हैं जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो पहले इसके हम स्वरूप के बारे में जानते हैं, यानी कहते हैं इसके नाम के बारे में जानते हैं। तो इस युद्ध के विभिन्न नाम है, जैसे में बात करेंगे इसे हम 1857 के क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो इतने नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका स्वरूप मतलब विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा भिन्न भिन्न बताया गया था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद इस युद्ध का कारण क्या रहा होगा इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक मतलब क्या है तो सैनिक कारण ही नहीं, ये विभिन्न कारण थे। जैसे में बात करेंगे हम राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण हो गए। उसके बाद ये आर्थिक कारण हो गए, आर्थिक कारण हो गए। उसके बाद कहे तो सामाजिक ये धार्मिक कारण हो गए, यानी कहे तो सामाजिक धार्मिक कारण। उसके बाद बात करेंगे ये सैनिक कारण हो गए। उसके बाद तत्कालिक कारण हो गए।
तो इतने कारण से ये युद्ध हुआ था और ये बता ही रहा है, ये जन विद्रोह बन गया था। किस तरह से, यानी जब पहले ये सैनिकों के द्वारा किया गया था और धीरे-धीरे अब यहाँ पर जन विद्रोह यानी लोगों के द्वारा ये यहाँ पर विद्रोह होने लगा था। तो यहाँ पर विद्रोह कौन करेगा? तो यहाँ पर लोग, भारतीय लोग करेंगे। यानी क्या, तो राजनीतिक कारण में हम राजनीतिक कारण में बात करेंगे तो आपको पता होगा डलहौजी के द्वारा, यानी क्या, तो जो गवर्नर थे डलहौजी, जो डलहौजी गवर्नर थे, इन्होंने विलय नीति लाया था। यानी क्या, तो विलय नीति। विलय नीति क्या होता है तो बात करेंगे। यानी क्या है, तो किसी भी जो शासक की जो सत्ता का क्षेत्र था उसे अपने अधीन कर लेता था अंग्रेज। कैसे कर लेता था तो बात कर लेते हैं। अगर मुगल बादशाही है, मतलब कहे तो ये बहादुर शाह की बात करते हैं, तो अगर बहादुर शाह का अगर कोई पुत्र नहीं है और वो चाहते हैं किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाना, तो वो नहीं बना सकते हैं। वो क्यों नहीं बना सकते हैं? तो डलहौजी का यहाँ पर नीति आया था, जो दस्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, ये अपने पुत्र को ही उत्तराधिकारी बना सकते हैं। और अगर किसी भी मतलब शासक का अपना पुत्र नहीं है तो वो अपने सत्ता के जो क्षेत्र होते हैं वो अब अंग्रेज के अधीन कर देंगे। और उसी प्रकार ये विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन भी कर लिया है। जैसे में बात करेंगे अवध की, उसके बाद बात करेंगे झांसी की। तो इन सभी क्षेत्रों को अंग्रेज अपने अधीन कर लिया था। तो जैसा कि बता दें आपको, ये अंग्रेज यानी झांसी की रानी, यानी जो मतलब झांसी से मतलब थी रानी लक्ष्मीबाई। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने एक पुत्र को मतलब गोद लिया था और अंग्रेज से इन्होंने मांग की थी कि अपने पुत्र को, ये जो दस्तक पुत्र जो उनका था, उनको अब मतलब राजगद्दी पर बैठने का आदेश दिया जाए। लेकिन अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया और ये जो मतलब इनके जो क्षेत्र था वो अपने अधीन कर लिया था अंग्रेज। तो ये प्रथा कौन लाया था? तो ये डलहौजी द्वारा लाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए विलय नीति, तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद हम आर्थिक कारण की बात करेंगे। यानी क्या, तो आर्थिक कारण क्या था? तो जैसे में बात करेंगे राजस्व की, यानी क्या, तो राजस्व की, यानी क्या, अंग्रेज को अधिक से अधिक राजस्व यानी क्या, तो कर की आवश्यकता थी, यानी कर की आवश्यकता थी और ये भारतीय किसानों पर लागू किए थे। यानी क्या, तो जबरदस्ती यहाँ पर मतलब खेती करवाते थे, उससे भी इनको मतलब मुनाफा मिलता था। उसके बाद जमीन पर राजस्व भी वसूलते थे और राजस्व नहीं देने पर उसके जमीन को नीलाम कर लेते थे और राजस्व समय से नहीं चुकाने पर वो जमीन भी अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। तो इसका आर्थिक कारण ये था। तो इससे भी जो वहाँ के जो लोग थे वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद बात करेंगे ये सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे इस युद्ध के। तो सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में जानते हैं। तो 1813 ईस्वी में ईसाइयों के द्वारा ईसाइयों के लिए मतलब स्कूल खोले थे। ईसाई मिशनरियों मतलब स्कूल खोले थे और इसमें इन्होंने बताए थे कि यानी क्या, तो अंग्रेज के द्वारा नीति लाया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे उसके मतलब सत्ता यानी क्या, तो सत्ता को नहीं छीना जाएगा, वो उस सत्ता पर मतलब अधिकार करेगा। तो यहाँ पर अंग्रेज का नीति ही था जो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना। तो इसलिए वो चाहते थे ईसाई धर्म का प्रसार ज्यादा हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एक डाक सेवा विभाग को बंद किया था। यानी जो सैनिक होते थे, पहले बात करेंगे यानी जो अत्यधिक अंग्रेज का जो सैनिक होता था वो भारतीय सैनिक होता था और पहले जो डाक के माध्यम से जो चिट्ठी दिया जाता था वो फ्री में दिए मतलब
उसके परिवार तक पहुंचता था और अंग्रेज के द्वारा इसे ही बंद कर दिया गया था, जिससे यहाँ के जो सैनिक होते थे वो उसको अत्यधिक कठिनाइयां को झेलना पड़ता था। तो इससे भी यहाँ पर मतलब सामाजिक कारण हुआ। उसके बाद क्या है, तो ये जो गाय और सुगर की चर्बी होती थी वो अब बाजार के जो विभिन्न जो सामान होते थे उसमें मिलाकर यहाँ पर बेचा जाता था। किसी भी तरह अब भारतीय लोगों को धर्म को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा काम करता था और चाहता था जो भारतीय लोग अब ईसाई धर्म को अपना ले, इसके लिए। उसके बाद सैनिक कारण की बात करेंगे तो सैनिक कारण में जो अंग्रेज के द्वारा जो राइफल पर जो कारतूस जो गाय और सुगर की जो चर्बी की बनाई जाती थी, अब राइफल को ही बदल दिया गया था। तो इन यानी क्या, तो नया राइफल लाया गया था, इनफील्ड राइफल लाया गया था। तो इस राइफल के जो मतलब जो कारतूस होते थे वो मतलब बनाए जाते थे गाय और सुगर के चर्बी के, तो इसलिए भी यहाँ पर सैनिक विद्रोह हुए थे। उसके बाद तत्कालिक कारण की बात करेंगे तो यही सब को लेकर यहाँ पर मतलब विद्रोह हो गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। यानी क्या, तो यहाँ पर सभी युद्ध यानी क्या, तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, उसके बाद सैनिक रूप से, उसके बाद जो बर्मा के युद्ध यानी समुद्र जो पार करने के लिए जो हुए थे, यही सब को लेकर यहाँ पर मतलब तत्कालिक कारण से यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो इतने कारणों से यहाँ पर युद्ध हुए थे। उसके बाद हम अब विद्रोह के प्रारंभ की बात करेंगे। यानी क्या, तो अब प्रारंभ यानी जो सैनिक की बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया है जो मंगल पांडे जो सैनिक थे, तो पहले हम जानते हैं इस युद्ध के प्रारंभ के बारे में, कहाँ से हुआ था यानी विस्तार कहाँ से हुआ था। तो जनवरी 1857। दमदम दमदम जो वर्तमान में वेस्ट बंगाल यानी क्या, तो बंगाल में पड़ता है। जिसे हम मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल एक ही है, तो यहाँ से ये प्रारंभ हुई थी। यानी क्या, तो ये जनवरी 1857 में दमदम से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे 29 मार्च यानी 29 मार्च 29 मार्च 1857 ईस्वी। तो यहाँ पर एक सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सिपाही थे। यानी क्या, तो ये युद्ध हुआ था बैरकपुर यानी बैरकपुर बैरकपुर, ये भी बंगाल में पड़ती है। तो यहाँ पर जो ये बंदूक दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, वो लेने से इनकार कर दिए थे मंगल पांडे, और यहाँ पर अंग्रेज और मंगल पांडे के बीच युद्ध हुआ था और इसमें मंगल पांडे ने अंग्रेज के 2 अधिकारी को मार दिए थे। तो हम उस 2 अधिकारी की नाम को जानते हैं। तो एक था ह्यूसन, सॉरी, एक था ह्यूसन और एक बघल। इन दोनों अधिकारी को अंग्रेज के द्वारा, ये मंगल पांडे के द्वारा उस अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। यानी ये युद्ध, ये विद्रोह यहाँ पर शुरू हुआ था। यानी बंदूक न लेने से ये मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था, तो इसलिए अंग्रेज और इनके बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें अंग्रेज को 2 अधिकारियों को मंगल पांडे ने मार दिया था और इसके एक मतलब साथी थे, यानी मंगल पांडे के एक साथी थे ईश्वरी पांडे। तो इन दोनों ने इस बंदूक को लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे 8 मार्च की यानी 8 अप्रैल की, यानी 8 अप्रैल 1857। 1857 की बात आई तो अंग्रेज के द्वारा अब मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को बैरकपुर के पैरेड ग्राउंड के एक छावनी में मार दिया गया था, यानी फांसी दे दिया गया था। यानी क्या, तो ये एक ग्राउंड यानी खुली मैदान में इन दोनों को फांसी दे दिया गया था। क्यों खुली मैदान में यहाँ इनको फांसी दिया गया होगा? क्योंकि ये अंग्रेज
के जो बातों को मानने से इनकार कर दिए थे, यानी मंगल पांडे और इनकी साथी जो थे ईश्वरीय पांडे, इन दोनों ने अंग्रेज के बात को मानने से इनकार कर दिया, ऊपर से अंग्रेज के 2 अधिकारियों को मार दिया। तो इसलिए अंग्रेज के द्वारा इनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के पैरेड ग्राउंड के एक छावनी में मतलब फांसी दे दिया गया था। तो प्रारंभ यहाँ से युद्ध होती है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये जो युद्ध होता है, अब इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। विस्तार मेरठ से शुरू होकर ये दिल्ली तक कैसे पहुंचती है, इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे इस युद्ध की, यानी कहे तो 10 मई 1857 की। 10 मई 1857 की बात होती है। तो ये जो युद्ध होता है, ये अब यहाँ से मतलब शुरू होती है और ये धीरे से मतलब दिल्ली में पहुंचती है, यानी क्या, तो 11 मई को ये दिल्ली में पहुंचती है। ये दिल्ली में पहुंचती है और उस समय दिल्ली के मतलब बादशाह की बात करेंगे, यानी दिल्ली पर उस समय मुगल का अधिकार था, यानी मुगलों का अधिकार था। तो उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, यानी क्या, तो बहादुर शाह जफर। उस समय मुगल के मतलब बादशाह थे, इन्हें हम मुगल का अंतिम बादशाह के रूप में भी जानते हैं। तो भारतीय जो सैनिक होते थे, अब इनके द्वारा इनको मुख्य मान लिया गया, यानी क्या, तो इस विद्रोह का मुख्य मान लिया गया था। और इन्होंने अब यहाँ से, यानी क्या, तो बहादुर शाह जो जफर है, वो दिल्ली से इस युद्ध का नेतृत्व किए थे। और उसके बाद ये जो युद्ध है, वो धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में फैलती चली गई थी। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस युद्ध का मतलब विस्तार कहाँ से हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ था और कहाँ से कौन से नेतृत्व करते थे, इसके बारे में। तो बात करेंगे दिल्ली से। तो दिल्ली से तो आपको पता है ये बहादुर शाह। उसके बाद बात करेंगे लखनऊ से। लखनऊ से बेगम हजरत महल। महल ने नेतृत्व किया था इस युद्ध का। उसके बाद बात करेंगे हम झांसी की, यानी क्या है, तो झांसी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, यानी क्या, तो रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद हम बिहार से बात करेंगे तो वीर कुंवर नारायण सिंह। उसके बाद हम बात करेंगे इलाहाबाद से। इलाहाबाद से बात करेंगे तो वो रियाकत अली। रियाकत अली। उसके बाद हम बरेली से बात करेंगे। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई। उसके बाद बिहार से बात करेंगे तो वीर कुंवर नारायण सिंह हो गए। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान। उसके बाद कानपुर से बात करेंगे, यानी क्या, तो कानपुर से नाना साहेब। तो इतने
अपने जगह से इन लोगों ने इस युद्ध का नेतृत्व किए थे, तो इसको याद रखिएगा। और ये युद्ध आखिरकार मतलब असफल रहे। तो अब हम असफल के कारण को जानेंगे, यानी क्या, तो असफलता के कारण के बारे में। तो इसका कारण क्या रहा होगा, तो जान लेते हैं। तो यहाँ पर सीमित क्षेत्र की बात हो गई, यानी सीमित क्षेत्र के कारण ये युद्ध असफल रहा। उसके बाद मतलब भारतीय लोग कुछ ही मतलब इस युद्ध में मतलब सहयोग करते थे, और कुछ इस युद्ध में अंग्रेज का सहयोग करते थे। तो लोगों की कमी के कारण भी ये युद्ध असफल रहे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, ये मतलब कुछ लोग ही, यानी क्या, तो जो मतलब उस समय के जो मतलब पैसे वाले लोग थे, वो अंग्रेज का सपोर्ट करते थे, यानी अंग्रेज के मतलब वो चापलूस मतलब लोग थे, इसलिए वो अंग्रेज का सपोर्ट करते थे। और इसी सब कारण से ये युद्ध जो है वो असफल मतलब हुआ। तो अब हम बात करेंगे उसके परिणाम के बारे में, यानी जब ये युद्ध असफल रहे, उसके बाद इस युद्ध का परिणाम क्या आया, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं, ये जो विलय नीति जो था उसको समाप्त किया गया, यानी क्या, तो विलय नीति को समाप्त किया गया। उसके बाद यहाँ जो राजस्व वसूलने की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया था, यानी क्या, तो जो भारतीय लोगों पर जो अत्याचार किया गया था उससे थोड़ा सा राहत मिली थी। यानी क्या, तो अब उपज, यानी क्या, तो जो कृषि का उपज होता था वो भी अब मतलब भारतीय लोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो सत्ता की बात थी, यानी जो अंग्रेज जो लड़कर और जो सत्ता भारतीय लोगों को जो छीन लेता था, जो नवाबों की जो सत्ता को छीन लेता था, वो यहाँ पर उस नीति को ही समाप्त किया गया था। उसके बाद बात करेंगे और भी मतलब इसके परिणाम आए, विभिन्न कानून को ये रद्द किए। उसके बाद हम जानते हैं ये सब जो क्रांति हुई थी उस समय ये गवर्नर कौन थे, यानी इसके बारे में जानते हैं, यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं, वो कौन थे, और इस समय के गवर्नर कौन थे इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो थे पामहर्स्ट। उसके बाद उस समय के हम गवर्नर की बात करेंगे तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये जो युद्ध है, इसके हम युद्ध के प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे, यानी जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस युद्ध का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।